हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीना यादव है। और जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नया चैप्टर आज चालू कर रहे हैं। वो नया अध्याय है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य जो है हम आगे चालू करेंगे आज। तो जनन स्वास्थ्य के कुछ टॉपिक दिए हुए वो हम देख लेते हैं। तो इसमें 5 टॉपिक दिए हुए, वो क्या क्या है? जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग और वंध्यता। तो हम इसको आगे देखते हैं। पिछले अध्याय में आपने जननतंत्र, रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकार्य के बारे में पढ़ा था। हमने ऑलरेडी मैं पूरा चैप्टर करवा चुका हूँ। कौन सा? जनन, मानव जनन वाला। तो उसी की बात कर रहा है ये। अब उससे जुड़े निकट निशीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्दों से क्या तात्पर्य समझते हैं? यह शब्द साधारणतः स्वास्थ्य जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकार्यों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। मतलब जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हम कहते हैं, वो उसकी बात हो रही है। कौन? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि ये नीट में आ चुका है और आ भी सकता है। तो उसके अनुसार जो WHO है उसके अनुसार तो कैसे जनन का जो हम स्वास्थ्य है, वो जनन स्वास्थ्य कैसे है, उसका अर्थ कैसे है? तो उसका स्वास्थ्य के निर्भर भी है। शारीरिक, अपना शरीर से तंदुरुस्त होना चाहिए। अपनी भावनाएं, मतलब किसी इंसान को भी आप देखते होंगे कि अगर कोई इंसान होता है वो डांट देता है, बातों बातों पे गुस्सा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्यवहारात्मक, लोगों से व्यवहार अच्छे होने चाहिए। फिर सामाजिक भी स्वास्थ्य होना चाहिए, मतलब कि किसी को भी लेकर कुछ भी शब्द कह दिया कि तू छोटा है, ऐसा वैसा, तो गरीब अमीर, यह सबके साथ भावना अगर सही रखे, इसी को स्वास्थ्य व्यक्ति माना जाएगा, नहीं तो स्वास्थ्य नहीं है वो। अब आगे देखते हैं। इसका पहला टॉपिक दिया हुआ है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है और इसको समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो दिया हुआ है। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। भारत एक पहला ऐसा देश था, या है भी, जिन्होंने राष्ट्रीय कार्य योजना की, जिसमें शुरुआत की जनन स्वास्थ्य के बारे में। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अपरिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, 1951। और कौन सा? तो परिवार नियोजन या परिवार कल्याण, दोनों कह सकते हैं। और इसमें यह नीट में आ चुका है पहले। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था ये तब आया था। बहुत ज़्यादा ये सन याद, ये कंफ्यूज करता है, तो ये सन याद कर लेना। फिर दिया हुआ है पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए उन्हें अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। द्रव्य तथा श्रव्य, ऑडियो और विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी और एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। मतलब कि जैसे वीडियो के रूप में हम देखे होंगे कि वीडियो में पहले ऐड आते थे कि हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ चीज़ें थी। और कुछ दृश्य होते थे। और श्रव्य यानी कि जो वीडियो ऑडियो के रूप में, वीडियो में वो क्या बोलना चाहिए, रेडियो चलते थे, उसमें भी दिखा जाता था पहले। तो हम दो हमारे दो, और इसमें सरकारी जो संगठन है वो भी, और गैर सरकारी मतलब जो प्राइवेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा निभा रहे हैं। और मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया था। फिर आगे दिया है उपयुक्त सूचनाओं को प्रोत्साहित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। मतलब कि हमारे जो माता पिता है, घर के लोग, और हमारे माई बहन या भाई बहन हैं, फिर हमारे जो शिक्षक है और हमारे जो मित्र है, दोस्त है, उनका भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। फिर विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग के जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है।
लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन-क्षम जोड़ी व वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भनिरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियाँ आदि से जागरूक स्वास्थ्य परिवार का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भनिरोधकों, ऋतुस्राव, महावरी संबंधी समस्याओं, बंध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों एवं और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों के अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थों को व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां इन विधियों तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की। किसकी? तो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है। ये डी नीट में आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसे भी याद रख लेना, ठीक है। यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव एवं बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल में से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के लिए बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है। आगे दिया है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधा जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब यानी कि ये गलत दिया हुआ है, 2 अरब यानी कि होता है 20 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी तेजी से बढ़कर 6 अरब यानी कि 6,000 मिलियन हो गई थी। 2017 में 7.2 अरब, ठीक है, कितनी? 7.2 अरब। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से अर्थात 1 अरब अर्थात ये बिलियन नहीं है, 1 मिलियन है, ठीक है, से ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में यह 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। समझ रहे हो कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जनसंख्या दी हुई है ना, कितने मिलियन है, बिलियन है, ये याद रख लेना, ये भी नीट में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की भी और पूरे विश्व की भी। इस सबका कारण संभवतः मृत्यु दर में गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मर्टिलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाए। इस प्रकार समस्या से निपटने के लिए
एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ दो बच्चे का परिवार हम दो हमारे दो के नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या से निपटने के लिए हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो भी तो कम से कम। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से ही नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो ये नीट में भी वो कथन काले कारण क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। आप पीवाईक्यू देखें तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की काम्यचा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक, परंपरागत, रोध बैरियर, आईयूडी, कपोटी, मुंहों से लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में और अंतरोपण तथा शल्य क्रियात्मक विधि। हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक विधियाँ, जो कि प्राकृतिक विधियाँ क्या होती है, जो कि हम बनाते नहीं हैं उसे, पहले से मतलब ऑलरेडी होती है वो, मतलब नेचुरली होती है। ठीक है, ये विधियाँ अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहौरी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भधान से बचा जा सकता है। ठीक है, आवधिक संयम है जो 10वें से 17वें दिन के बीच जो दंपति होता है वो क्या होता है, मैथुन नहीं करता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है बाह्य स्खलन। किसकी? प्राकृतिक विधि की दूसरी है बाह्य स्खलन तथा अंतरित मैथुन या कोइटस इंटरप्शन एक अन्य अवधि है, जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। ठीक है, फिर आता है स्थान अनार्तव इस लैक्टेशनल लेमिनेरिया, मतलब जो बच्चे को अपने माता अपने बेटों को क्या मतलब पोषण देती है। विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तवचक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। 4 से 6 माह, ये ज़्यादा याद रख, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। क्योंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, ये याद ही रख लेना कि दवा और साधन का उपयोग नहीं होता, इसीलिए इसको प्राकृतिक विधि कहते हैं। अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है, हालांकि इसके असफल रहने की दर काफ़ी अधिक है। फिर अगला दिया है रोध बैरियर। रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत विरोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। किससे रोका जाता है? भौतिक रूप से। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। कॉन्डम निरोध जिसे बोलते हैं, ठीक है, आदि रोधक उपाय है, जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। यह गर्भधान को बचा सकता है। अब हम देख सकते हैं इसमें जो चित्र है, ये वाले कंडोम जिसे बोलते हैं हम, रोधक या बोलो या कंडोम बोलो, बात एक ही है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी दिया। ये स्त्री के लिए दिया है, ये पुरुष के लिए दिया है। अब चित्र देख सकते हो, ये चित्र भी देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, इसको रोधक बोलते हैं। ठीक है, पुरुष के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों एवं तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता भी बनी रहती है। फिर आगे दिया हुआ है डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वोल्ट आदि भी रबर के से बने रोधक उपाय है।
जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के रूप में पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भधारण से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं फोम झाग का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भनिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। देखो, इसमें शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली, फोग यूज किया जाता है। किसमें? तो ये यूज किया जाता है टोपी, वोल्ट और डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा। लेकिन जो हमारे कॉन्डम थे, रोधक थे, उसमें ये नहीं है उपयोग किया जाता। ठीक है। फिर दिया है भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंततः गर्भाशय युक्ति है। ये दूसरी लिखा है, इसको गलत है, ये इसको क्या कर लेना, पहली कर लेना। क्या कर लेना? ये पहली थी। ठीक है, ये दूसरी नहीं है, क्या है? पहली। फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी का उपयोग है ना। आईयूडी क्या है? भारत की पहली है, इसमें दूसरी लिखा है, करेक्शन कर लेना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश मीडियम को ही माना जाता है। ये युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतः गर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध है, जैसे कि औषधि रोहित आईयूडी। उदाहरण लिपेस लूप। क्या है? लिपेस लूप। औषधि रहित कौन है? लिपेस लूप है। एक लोते याद रख लेना, ये भी नीट में आता है। लिपेस लूप मतलब आगे पीछे करके कैसे भी पूछता है। तांबा मोचक आईयूडी के एग्जाम्पल 3 है। कौन कौन से? कॉपर-टी, कॉपर 7 और मल्टीलो 375 कॉपर-टी। ठीक है। तथा हार्मोन मोचक आईयूडी कौन कौन से? तो प्रोजेस्टार्स्ट और LNG-20। ठीक है, ये चित्र में भी दिया हुआ है, हम देख सकते हैं। ये कॉपर-टी रही। ठीक है, ये कॉपर-टी का चित्र है। अब हम देखते हैं आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर सी यानी कि कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाए तथा गर्भाशय क्रियाओं को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। और जो औरतें गर्भाशय में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती है, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भनिरोधक है। भारत में गर्भनिरोधक की यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। इसके बाद दिया है महिला के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भनिरोधक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। मतलब प्रोजेस्टेरोन अकेला भी और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन भी, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आर्तचक्र माहौरी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भनिरोधक की आवश्यकता होती है। यह अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भनिरोधक गोली, कौन सी? गर्भनिरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉइड सामग्री है। कौन सी? एक गैर स्टेरॉइड, या इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली है, ये भी याद रख लेना। फिर इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है, ये भी याद रख लेना। फिर यह उच्च गर्भनिरोधक वाली क्षमता वाली है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद रख लेना। नीट में ऐसी 4 चीज़ों को आगे पीछे करके पूछा गया है। या फिर गर्भनिरोधक गोली के बारे में भी पूछ सकता है, कौन से? सहेली के बारे में। और उसके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी हम ऊपर देखे थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में पूरा नाम देख लेना। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेला या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि इसमें अंतरोपण देख सकते हो आप, ये पीने चुबाई जाती है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कारी या सामान्य लापरवाहीपूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, याद रख लेना। फिर आगे है शल्य विधियाँ और बंध्यकरण भी कहते हैं। जो बंध्यकरण विधि है उससे आगे हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को समाप्त करें। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो आप सभी का धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।